रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। वक्त है सुनो यूपी का और शुरुआत शिवपाल सिंह यादव प्रयागराज दौरे पर है। इस खबर के साथ करते हैं जहां शिवपाल यादव मीडिया से मुखातिब होंगे और माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में मिलने वाली जिम्मेदारी पर आज वो चुप्पी तोड़ सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर वो सरकार पर निशाना साध सकते हैं। ये बात तय मानी जा रही है। प्रसपा का सपा में विलय के बाद जहां शिवपाल यादव ने इस बात का ऐलान किया कि अब कभी भी उनकी गाड़ी से समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं हटेगा, आज वो मीडिया से मुखातिब होंगे तो देखना ये होगा कि कौन सी बात वो साझा करते हैं। जहां पर लंबे वक्त से चर्चा और कयास समाजवादी पार्टी में मिलने वाली चर्चा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या इस जिम्मेदारी के सवाल पर वो जवाब देते हैं? क्या उनकी अखिलेश से बातचीत हो चुकी है? ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी क्योंकि प्रयागराज में वो मीडिया के बीच और लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एबीपी गंगा पर आपको ताजा और तुरंत अपडेट देंगे। जानकारी ताजा यही है कि वो प्रयागराज में मौजूद हैं, आसपास मीडिया कर्मी भी हैं, लोग हैं। अब देखना यह है कि कब वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और कब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं कि आखिरकार अखिलेश से उनकी क्या बात हुई है। बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान जो अखिलेश यादव ने किया था विलय के बाद, आखिरकार वो बड़ी जिम्मेदारी है क्या? कई चीजें हैं और देखना यह होगा कि सरकार पर सिर्फ हमलावर होते हैं शिवपाल यादव या फिर समाजवादी पार्टी के भीतर उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी या दी जा चुकी है उस बारे में कुछ बात कह सकते हैं। ये तमाम चीजें अभी भी सस्पेंस के दायरे में है क्योंकि प्रसपा का सपा में विलय के बाद ये सभी समझ रहे थे कि जो लंबे वक्त से चली आ रही दूरी वो खत्म हुई है। बर्फ जब पिघल चुकी है तो आखिरकार समाजवादी पार्टी में क्या जिम्मेदारी मिलेगी। और समझिए कि शिवपाल को जिम्मेदारी का इंतजार क्यों कह रहे हैं हम। प्रयागराज दौरे पर शिवपाल यादव है। शिवपाल यादव आज मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। नई भूमिका से सस्पेंस जो है वो हटा सकते हैं। बहुत लंबा सस्पेंस हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर के पत्ते खोल सकते हैं। शिवपाल यादव को अब तक नई भूमिका का खुद इंतजार है या फिर उसे बताया नहीं जा रहा है। 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है और शिवपाल यादव को अभी तक जिम्मेदारी नहीं मिली है। कम से कम ऐलान तो नहीं हुआ है। जिम्मेदारी नहीं मिलने से खफा बताए जा रहे हैं शिवपाल यादव। 8 दिसंबर को प्रसपा का सपा में विलय हुआ। 2 हफ्ते का वक्त बीत गया। बावजूद इसके इस वादे को अमल में लाया गया है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। आइए चलिए लिए चलते हैं आपको प्रयागराज। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बारीक नजर बनाए हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। मोइन, क्या इनपुट आ रहा है, क्या खबर मिल रही है और कब मुखातिब होंगे, कब बातचीत करेंगे मीडिया से शिवपाल? देखिए, अगले कुछ मिनटों में शिवपाल यादव इसी जगह पर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अभी वो नीचे कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तमाम बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करने के बाद इसी जगह पर बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत मुमकिन है कि उन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से जो चुप्पी साध रखी है उस चुप्पी को आज तोड़ेंगे। नई सियासी जो भूमिका होगी उसके बारे में बता सकते हैं और साथ ही साथ ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद उनका नया रोल क्या होगा, उस बारे में भी वो कोई जानकारी दे सकते हैं, कोई संकेत दे सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि वो भतीजे अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं या 10 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उन्हें नई कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो वो उन पर तंज कसते हैं। तो बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिवपाल यादव किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं और मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी में जब काउंटिंग हुई थी 8 दिसंबर को, उसी दिन उन्होंने अपनी प्रगतिशील समाज पार्टी के विलय का ऐलान किया था समाजवादी पार्टी में और उसके बाद अखिलेश यादव ने यह कहा था कि चाचा शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन 12 से 13 दिनों का वक्त बीत चुका है, अभी तक कोई जिम्मेदारी शिवपाल यादव को। किस तरीके से कुनबा एक होता है और किस तरीके से एक साथ एक मंच पर और हर जगह नजर आए थे, लेकिन अब जिम्मेदारियों को लेकर के भी जिसे कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, अब वो कहां होगा ये समझ में आएगा। आप नजर बना करके रखिएगा। मोइन, आपका रुख करेंगे जैसे ही पीसी शुरू होती है शिवपाल यादव की। आगे बढ़ते बात करते हैं निकाय चुनाव को लेकर के अपडेट है लखनऊ से। सरकार ने जवाब दाखिल किया है। एफिडेविट में 2017 के आरक्षण के सर्वे को आधार मानने की बात सामने आ रही है और हलफनामे में कहा गया है इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाएगा। सरकार ने कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को नहीं दिया जा सकता आरक्षण। आज सुनवाई में पक्षकार सरकार के हलफनामे का जवाब देंगे।
तो आपको बताएं कि याचिका दाखिल की गई जिसमें निकाय चुनाव में रोटेशन, ट्रिपल टेस्ट और कई ऐसी चीजों को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इस पर आज सरकार की तरफ से आज कहा जाएगा क्या, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। एफिडेविट में 2017 के आरक्षण के सर्वे को आधार बताया गया है, ये बात सामने आ रही है। और निकाय चुनाव को लेकर सरकार जवाब दाखिल कर चुकी है, ये बात सामने है, जहां हलफनामे में किसी भी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट 2017 के सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाएगा, ये बात कही जा रही है। और इसमें ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ये भी क्लियर किया गया है। आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का, उनके पास जानकारी है। अनुभव, अगर टेक्निकल टर्म्स को हटा करके आसान शब्दों में समझना चाहें तो सरकार की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई? हाँ देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट के फैसले पर ये निर्भर करेगा कि स्थानीय निकाय के चुनाव अभी होंगे या फिर वो टल जाएंगे 3-4 महीने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई अधिसूचना जारी करने पर, उसमें आधार ये था कि 5 दिसंबर को जो जारी किया गया नगर विकास विभाग की तरफ से 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं और 542 के आसपास जो नगर पंचायतें हैं, वहाँ जो अध्यक्ष के लिए रिजर्वेशन जारी किया गया, उसी को लेकर यह आपत्ति दर्ज की गई और एक याचिका जो है वो दायर की गई हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि भाई अभी रोकिए, अभी अधिसूचना आप जारी नहीं कर सकते। 20 तारीख तक यानी आज तक रोक लगाई थी। सरकार ने 3 दिन का वक्त लिया था कि हमें जवाब दाखिल करना है। जो एफिडेविट दिया है प्रदेश सरकार ने, नगर विकास विभाग ने जो तैयार किया, उसमें साफ तौर पर कहा है कि हमने 2017 का जो था सर्वे उसी को आधार माना है और उसी के आधार पर हमने ये सारा रिजर्वेशन किया है, आरक्षण किया है। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, उनका कहना है कि भाई जब हमने आपत्तियों के लिए समय दिया था, 5 तारीख को जारी किया, 1 हफ्ते का समय दिया था, जिसको आपत्ति होती वो आपत्ति दर्ज कराता। अगर आपत्तियों का निस्तारण नहीं होता तब वो कोर्ट में जाते, कोर्ट इसको रोकता, तब तो ठीक था। लेकिन आपत्तियों के लिए भी समय था, उसी समय सीमा के बीच लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने फिर अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी। ट्रिपल टेस्ट की जो बात है कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 2017 में हमने जिस तरीके से चुनाव कराया उसी सर्वे को आधार मानकर हमने इसको आरक्षण जारी किया और इसी को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। अब देखिए किस तरीके की दलील कोर्ट के भीतर दी जाती है। जो याचिकाकर्ता, उनके वकील क्या दलील देंगे, सरकार की तरफ से जो वकील है वो क्या पक्ष रखेंगे और कोर्ट किसे मानता है, किसे सुनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब 2 चीज़ें हैं। देखिए, अगर कोर्ट कहता है कि ठीक है, सरकार ने जो जवाब दिया उससे संतुष्ट है, तो ये मानकर चलिए कि आज शाम तक सारी जो लिस्ट है आपत्तियों के बाद फाइनल लिस्ट आज जारी हो जाएगी, वार्ड से लेकर मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों की। और साथ ही साथ 1 या 2 दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर देगा। लेकिन अगर सरकार की दलील को नहीं मानता है कोर्ट, तो फिर ये मान कर चलिए कि फिर पूरी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाएगी। वो सर्वे करेगा, फिर देखेगा कि किस तरीके से ओबीसी को रिजर्वेशन देना है, यानी पूरी प्रक्रिया 3 से 4 महीने के लिए टल जाएगी। मार्च अप्रैल तक आराम से टलती हुई नजर आएगी। दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही विकल्प संभव बताए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि दलीलों के बाद कोर्ट का रुख क्या रहता है, रवैया क्या रहता है। अनुभव, आज का दिन बहुत अहम है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बाराबंकी से खबर है, लखनऊ अयोध्या हाईवे पर एक कार गोदाम में आग की खबर है। बताया जा रहा है कि कार गोदाम शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहां आग लगी और इसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बताया गया आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। कार का गोदाम जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में लगी। 3 गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाकर के इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दरमियान लाखों का नुकसान हुआ। तस्वीरें आपके सामने, ये कार गोदाम है, आग की लपटें देखी जा सकती है, धुएं का गुबार देख सकते हैं आप। ये कार गोदाम है और इसमें भयंकर आग। 3 दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन बावजूद इसके लाखों का नुकसान। समझा जा सकता है कि कार को स्टोर करने के लिए ये गोदाम बना हुआ है, लेकिन यहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग का विकराल रूप आपके सामने है। बहुत मुश्किल से इस आग पर काबू पाया जा सका। ये पूरा आसमान धुएं के काले चादर से ढका हुआ नजर आया। आसपास के इलाके में दूर से ये देखा जा सकता है कितना नुकसान हुआ, कैसे लगी आग, इसकी जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी सतीश कश्यप इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सतीश, कैसे लगी आग, इस बात की जानकारी और कितना नुकसान हुआ होगा?
देखिए स्नेहलता, ये मामला जो है बाराबंकी की नगर कोतवाली का सफेदाबाद क्षेत्र पड़ता है। वहीं पर जो है हुंडई कंपनी है जहां पर ये आग लगी है, और आग में जो आंकड़ा बताया जा, आग लगने का कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कहीं शॉर्ट सर्किट हुई है, उसकी वजह से ये आग लगी है। और अभी जो आंकड़ा जुटाया जा रहा है, कंपनी के लोगों से मेरी बातचीत हुई है और उनका साफ कहना है कि इसमें जो है लगभग जो है करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिलहाल जो है दमकल की जो 3 गाड़ियां थी उन लोगों ने जो है उनमें अधिकारी जो थे उन लोगों ने जो है आग को कंट्रोल कर लिया है। और जो है देर रात तक सारे विभाग के अधिकारी, जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे और जो है राजस्व की टीम भी मौके पे थे, कंपनी के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए। तो यहाँ पर जो है घटना जो हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है। लगातार बाराबंकी जिले में आग की घटनाएं बढ़ी हैं सर। बिल्कुल सतीश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ह्युंडई के कार का ये गोदाम था जिसमें आग के बाद किस तरीके का मंजर था, ये धुआं, ये लपटें आप देख सकते हैं, लेकिन इस दरमियान करोड़ों का नुकसान। गोरखपुर से खबर है जहां सीएम योगी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। सीएम योगी ने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को परखा है। इसके साथ अधिकारियों को रैन बसेरों में जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने रेलवे स्टेशन, कचहरी बस स्टेशन और इनके आसपास बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। साथ ही झूलेलाल मंदिर के पास रैन बसेरे में भी वो जाकर व्यवस्थाओं को देखते नजर आए। इसके अलावा सीएम ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। यहाँ पर 3 स्थानों पर रेन बसेरों का निरीक्षण मैंने किया है। प्रदेश भर में हर एक नगर निकाय में पर्याप्त संख्या में रेन बसेरे बनाए गए हैं, जिन्हें नगर निकाय, शासन की एजेंसियां, राजस्व विभाग के द्वारा और कुछ जगह स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से उन्हें संचालित किया जा रहा है, जिससे संभावित भीषण शीतलहरी को ध्यान में रख करके हर एक व्यक्ति को हम पुख्ता व्यवस्था दे सकें। मैंने यहाँ पर 3 स्थानों पर उसका निरीक्षण किया है। खबर नोएडा से है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। कोहरे की वजह से ठंड भी बढ़ी है। अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है ट्रैफिक पर। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है और यही वक्त है कि गाड़ी चलाने वाले लोग सतर्क हो जाएं। गाड़ी दुरुस्त कर लें, फॉग लाइट की व्यवस्थाओं पर नजर होनी चाहिए। इसके अलावा तस्वीरें नोएडा की हैं जहां लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नोएडा शहर में एक बार फिर से ठंड बढ़ने लगी है और इसी के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त सुबह का समय है, लेकिन देख सकते हैं कितना उसके बावजूद भी जो कोहरा है किस तरीके से सड़कों पर है और लोगों को चाहे वाहन हो, कहीं ना कहीं इस समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी भी पहले से काफी कम है, क्योंकि आपको बता दें हम नोएडा के इस वक्त जो नोएडा एक्सप्रेसवे है उसके नजदीक मौजूद है और तस्वीर देख सकते हैं। यह वो रोड है जहां पर हजारों की तादाद में वाहनों का आवागमन होता है। वहीं तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरीके से लोगों को कोहरों के चलते कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वह आ रही हैं। और देखिए किस तरीके से बाइक सवार यहाँ पर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि लोग अलाव का सहारा लेकर यहाँ पर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर है। एक तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो ठंड के चलते किसी तरीके से अलाव का सहारा लेते हुए खुद को जो ठंड की ठिठुरता है उससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लोगों से हम बात करते हैं। सर आप यहाँ पे काम करते हैं क्या? रोड से आ रहे थे घूम के, हाँ ठंड लग रही थी इसीलिए। अच्छा ठंड। तो आप क्या मतलब यहाँ पे बैठे हुए, कितने समय से बैठे हुए यहाँ पे आप? आधा घंटा हो गया। बाइक से आया हूँ से मंदिर जा रहा हूँ जी। तो बैठा हुआ थोड़ा ठंड के चक्कर में हाथ वगैरह पड़ गए। अच्छा मतलब वाहन चलाते समय कहीं ना कहीं जो ठंड महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा। देखिए लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए जिस तरीके से एक बार फिर से ठंड बढ़ने लगी है अलाव का सहारा देते नजर आ रहे हैं। और यह तस्वीर नोएडा शहर के अलग अलग जगह सामने है जहां पर लोग कहीं ना कहीं ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। नोएडा संगीत कौशिक, एबीपी गंगा। और देखिए गाजीपुर में भी कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी विजिबिलिटी बेहद कम है। लोगों का कहना है कि कोहरे के कारण आने जाने में दिक्कत तो हो ही रही है, फसलों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस वक्त हम गाजीपुर के नवापुरा गंगा घाट पर हैं,
जहां हमारे पीछे साईं मंदिर है और लोग यहां पर सुबह सुबह दर्शन करने के लिए भी आते हैं। गंगा किनारा होने की वजह से लोगों के टहलने का सिलसिला भी जारी रहता है, लेकिन इन दिनों कोहरा अपने चरम सीमा पर है और कोहरा के बढ़ने की वजह से ठंड भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय और पिछले एक हफ्ते या 10 दिनों की बात करें तो कोहरे की और ठंड की क्या स्थिति है। पहले की अपेक्षा धीरे धीरे बढ़ रहा है कोहरा और ठंडा दोनों बढ़। तो क्या लग रहा है इसके कोहरे और ठंड के बढ़ने के पिछले साल और अब में क्या अंतर लग रहा है? पिछले साल की अपेक्षा इस समय ज्यादा ही साल है। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र गुप्ता। जितेंद्र जी, कोहरे का असर क्या है लग रहा है? कोहरे का असर तो लग रहा है कि अब से कोहरा बढ़ेगा ही, जिस मौसम के हिसाब से अब तो लग रहा है बढ़ेगा ही। और बात करें पिछले दिनों गर्मी की, जिस हिसाब से गर्मी का पारा लगातार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और लोग उम्मीद लगा रहे थे कि इस बार ठंड भी ज्यादा बढ़ेगी, क्या लग रहा है उसके हिसाब से ठंड बढ़ा है या क्या है? हाँ, बढ़ा तो है कुछ बढ़ा है जी। पिछले वर्ष की अपेक्षा ये कोहरा कम है या ज्यादा है? लेट है इस साल। ये थे यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने बताया कि कोहरा तो पड़ रहा है लेकिन अभी कोहरा जो पड़ना चाहिए उससे काफी कम है, जिससे हमारे जो फसल है गेहूँ सरसों यानी जो भी फसलें हैं उस पर असर पड़ रहा है। और लेकिन अभी दिसंबर बीतने वाला है, जनवरी माह आने वाला है और जनवरी में जो है सबसे अधिक कोहरा होता है। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।